अलैक्म एवरीवन, टुडे इज December 10। ठीक है। ठीक है रिदेश, तो 10 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। पेज नंबर 119 के ऊपर आ जाओ। पेज नंबर 119। पेज नंबर 119 पे आपके पास एक कीबोर्ड से रिलेटेड सवाल है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, और इसमें हमसे एक सवाल पूछा गया है कि हाउ टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी। कि टेक्स्ट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है जब हम इसको कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। तो पेज नंबर 119, और ये पास पेपर की बुकलेट 1 है। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कैन यू राइट द आंसर, व्हाट पॉइंट्स यू हैव इन योर माइंड। जब आप ये वाली बात करोगे, सवाल ये कहता है व्हेन की आर प्रेस ऑन द कीबोर्ड द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी टू बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। डिस्क्राइब हाउ द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी टू प्रोसीडेड बाय कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो ये पूछ रहा है कि जब आप की प्रेस करते हो तो जो कीबोर्ड है, ठीक है, वो उस कीबोर्ड उस कैरेक्टर को लेके जाता है तो कैसे कन्वर्ट करता है। सबसे बात जिसने बच्चे ने कही कि हाँ जी एस्की कोड की बात करता है, बिल्कुल सही बात आपने कही। कि नॉर्मली यू ऑल नो, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि हर कैरेक्टर का अपना एक एस्की कोड होता है। डू यू रिमेम्बर? मैंने आपको एस्की टेबल बताया भी था। और एस्की टेबल में आपने देखा था कि जो कैपिटल ए होता है वो 65 होता है, स्मॉल ए जो होता है वो 97 होता है। यहाँ मेथड एक्सप्लेन नहीं करना है कन्वर्जन का। इसको लिखना कैसे ये आपको मैं बता देता हूँ। तो अब आप लिख सकते हो ना, डिस्क्राइब हाउ द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी। तो पहली बात आपको पता है कि हर कैरेक्टर जो है उसके पीछे उसका एक यूनिक एस्की कोड होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड। नहीं, एडीसी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड। एक कैरेक्टर सेट का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो कैरेक्टर सेट क्या होता है। हाँ जी, ये शाफिजा यही मतलब है। अ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड सच एज सच एज यूनी या एस्की कोड। ये 2 मार्क्स की बात कर दी मैंने। कैरेक्टर सेट इज यूज्ड ये 1 मार्क है। सच एज एस्की और यूनिकोड ये दूसरा मार्क है। ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसका कैरेक्टर सेट यूज करना होगा। और फिर हर कैरेक्टर की अपनी एक यूनिक बाइनरी वैल्यू होती है। जैसे मैंने बताया 65 है, फिर ये 65 बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन आप लोगों को पता है कैसे करते हो आप। सिंपल सिंपल, जैसे ये 65 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक वेटिंग लगाते हो बाइनरी की, 1248, 1632, 64, 128, ये आप बाइनरी की वेटिंग लगाते हो। तो अगर आपको 65 बनाना है तो आपको 64 और 1 को ऑन करना होगा। ये आपने ऑन किया, नहीं उसको इंडेक्स नहीं बोलते। तो ये आपने इसको ऑन कर दिया और आपके पास ये आंसर आ गया। तो बेसिकली व्हाट यू हैव प्रेस फ्रॉम द कीबोर्ड, अगर आपने कैपिटल ए प्रेस किया है तो वो बाइनरी में इस तरह जाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे दोनहरा, वो लूजलेस कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इस सवाल का जवाब यही होगा, डिस्क्राइब हाउ द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड। वर्किंग नहीं दिखानी। अ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड 1 मार्क का ये है। सच एज एस की या यूनिकोड 2 मार्क इसके हो जाएंगे। तीसरे मार्क होंगे कि ईच कैरेक्टर, हम अभी रिवीजन नहीं कर रहे, मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास पेपर की क्वेश्चन करा रहा हूँ। ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक बाइनरी वैल्यू। ये 3 मार्क हो जाएंगे इसके। क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आती है? ये एक सवाल हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी आ रहा था वो आपको यहाँ पे मैंने करवा दिया। तो मैं यहाँ पर जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। सर डायनरी होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू बाइनरी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो ये रिलेटेड चैप्टर 1 से है। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके, यानी 2-3 चीज़ों से जो है ना, वो 2-3 टॉपिक से मिलाकर जो है ना वो कंबाइन ले लिए जाते हैं, तो ये एक वजह होती है। आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। पेज नंबर 161। पेज नंबर 161, इस पे एक सवाल है। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये इसलिए करवाने का मकसद ये है कि जो डाउट्स होते हैं ना कि ये इतना ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का दिया गया है, तो इतना ज़्यादा उससे रिलेटेड आता नहीं है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है कि यार ये डिवाइसेस इस्तेमाल कहाँ होती हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर 161 है। और अक्टूबर नवंबर 23 11 का ये सवाल है। इसमें कहता है a student uses a computer and several hardware devices to complete his homework. The computer has a CPU. The student uses a keyboard to complete his schoolwork. Tick one box to show which type of device the keyboard is. I think this is a very simpler type of question. जो कीबोर्ड है वो आपके पास इनपुट डिवाइस होती है। पहला इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे हमने अभी इसकी तरफ बात नहीं की है आउटपुट डिवाइस पे, बट यू ऑल नो कि जो प्रोसेस करके डाटा देती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो एक बात आपको पता है कि इसी से रिलेटेड सवाल आ गए, तो चलो इसको देख लेते हैं कि वो कौन सी डिवाइस होती है। जैसे प्रिंटर का काम ये होता है कि वो आपके होमवर्क को प्रिंट करके देता है। तो व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ प्रिंटर? तो प्रिंटर जो होती है बेटा वो आउटपुट डिवाइस होती है, बिकॉज इसमें हमारे पास डाटा आउटपुट होता है। वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस। तो ये यहाँ भी देख सकते हो, यानी प्रिंटर एक आपके पास आउटपुट डिवाइस है। प्लस यहाँ पर जो हम सिलेबस में देखते हैं वहां पर भी हमें यहाँ नजर आ जाएगा कि ये हमारी आउटपुट डिवाइस में से प्रिंटर जो है इट्स वन ऑफ द डिवाइस। ये भी यहाँ पर दिया गया है। ये बात हो गई। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। टच स्क्रीन की बात करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हमने पास पेपर्स के सवाल देख लिए। आप यहाँ देख सकते हो कि टच हमने यहाँ पर पास पेपर्स के क्वेश्चन बार कोड, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल माउस, ये सब देख लिए। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में तीन तरह की टच स्क्रीन आती हैं: रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंफ्रारेड। ठीक है। बस वाई इट इज़ रिक्वायर्ड इसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। मैंने बात कर ली थी शासन बॉल माउस या बॉल माउस बहुत पुराने वाले होते थे, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पुराने हो गए तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। लेजर माउस इस्तेमाल करते हैं। टच स्क्रीन के ऊपर बात करें तो देखो टच स्क्रीन है क्या, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि टच स्क्रीन जो होती है वो ग्लास के ऊपर, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। जिसका ऊपर वाला मटेरियल होता है वो ग्लास का होता है। एंड रिएक्ट्स टू अ फिंगर प्रेस। जैसे ही हम, ये नोट्स में नहीं है, ये अलग प्रेजेंटेशंस हैं, पीपीटी स्लाइड्स हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो टच स्क्रीन के लिए ये होता है कि टच स्क्रीन की दो लेयर्स होती हैं, एक अपर लेयर होती है और एक उसी के नीचे बॉटम लेयर होती है। और बॉटम लेयर के साथ आपके पास माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो डिटरमाइन करता है कि किस कोऑर्डिनेट पे स्क्रीन टच हुई है। तो टच स्क्रीन क्या है? इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड रिएक्ट्स टू द फिंगर प्रेस। व्हाट इट डज, करती क्या है? दे अलाउ अ यूजर टू कैरी आउट सेम फंक्शन एज दे वुड विद अ पॉइंटिंग डिवाइस। जो कुछ माउस से आप काम कर रहे हो, तो माउस से आप स्क्रीन पे कोई भी इस एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये भी वही काम करती है। कितनी तरह की होती हैं? तीन तरह की होती हैं: कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंफ्रारेड। ये आपके पास तीन तरह की टच स्क्रीन होती है। वर्किंग हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा बता रहा हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो अभी मैंने बात की ना कि इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे प्रोटेक्टिव लेयर जो ऊपर की लेयर हो गई, कंडक्टिव लेयर जो नीचे वाली लेयर है जिसके ऊपर करंट फ्लो होता है। मैं इसकी वर्किंग में नहीं जा रहा। तो कैपेसिटिव जो होती है, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी इमेज क्लैरिटी अच्छी होती है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रीन वी हैव, ठीक है। इसके मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज तुमसे जरूर डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज ये चीज जरूर पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज में कहता है कि एक्सपेंसिव जो होती है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। रेजिस्टिव की अगर हम बात करें, तुम्हें इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं, तुम्हें इसकी एटलीस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखना होगा, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, ठीक है। तो इसमें इससे ज्यादा तुमने नहीं जाना है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन की अगर हम बात करें तो रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो होती है ये, इसकी जो अपर लेयर होती है ना, तो इसकी अपर लेयर जो होती है वो होती है पॉलिस्टर की। अपर लेयर मेड ऑफ पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर जो है वो प्लास्टिक को कहते हैं, ठीक है ना। तो इट्स नॉट अ टाइप ऑफ अ फाइनेस्ट स्क्रीन। तो ये हमारे पास टच रेजिस्टिव टच स्क्रीन कहलाती है। वी हैव टू लर्न अबाउट द टाइप्स। हाँ, टाइप्स तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसकी तीन टाइप्स होती हैं, सही है। ये होता है। अब इसकी देखो ना, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी नहीं होती, इसको थोड़ा ज्यादा जोर से प्रेस करना होता है। एक ये चीज आ गई। दूसरी चीज, नो मल्टी टच। मल्टी टच का मतलब ये होता है कि आप एक से ज्यादा फिंगर्स का अगर इस्तेमाल करते हो, जैसे गेम खेल रहे हो, तो गेम के अंदर आप लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट पे आपके लेफ्ट के ऊपर आपके पास ये वाला बटन मौजूद है। अगर आपने कोई गेम खेला हो लाइक किंग ऑफ फाइटर कह लो या टेकन 3 कह लो, या छोटा वाला गेम कौन सा होता है, स्ट्रीट फाइटर, तो उसमें लेफ्ट साइड पे आपको ये वाला आगे पीछे ऊपर नीचे जाने के लिए एरो मिलता है।
और इस साइड के ऊपर आपको जो है ना ABCD बटन मिलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ABCD। तो अब उसमें जंप के साथ साथ आपने किक करना है, या आपने जो है वो पंच करना है। ठीक है, मोबाइल में लेफ्ट साइड, वाइल लैपटॉप में राइट साइड नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई फाइटिंग गेम खेलोगे ना, तो उसमें आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जैसे एक सर्कुलर बना हुआ होता है, और उसके अंदर ऐसे आपको इस तरह से जॉयस्टिक मिल जाती है, आपने देखा होगा गेम में खेलते हो, सनूब्रोस अगर आ गया, यानी मोबाइल पे खेलने की बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड के ऊपर इसके सारे फिंगर्स इस तरह से आ जाते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, और यहाँ पर उसके बटन्स आ जाते हैं ABCD करके। तो यहाँ पर आप टच स्क्रीन का इस्तेमाल मल्टी टच कर सकते हो ना, कि एक ही स्क्रीन के ऊपर एक से ज्यादा फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वो मल्टी टच कहलाती है। ठीक है, ये बात हो गई। रेजिस्टिव के बाद इंफ्रारेड टच स्क्रीन के ऊपर आ दो। तो रेजिस्टिव इंफ्रारेड टच स्क्रीन भी जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से काम करती है, कि इसमें आपके पास ग्रिड्स बन जाती हैं, यानी कॉर्नर के ऊपर आपके पास LED मौजूद होती है। नोट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रेजिस्टिव टच स्क्रीन इस तरह से होती है, तो सेंसिबल होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये कि सस्पेक्टेबल टू द फॉल्स टच का मतलब ये है कि पॉकेट के अंदर रखा है और अगर लॉक नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि बहुत सारे टच होने की वजह से एप्लीकेशन वगैरह खुल जाए। तो ये चीज़ें जो थी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यहाँ पे ये चीज़ आपके पास नोट्स में मौजूद है, पेज नंबर 18 पे, चैप्टर नंबर 3, 43 पेज है नोट्स का ये। सही है। इसमें अब क्या चीज़ आ रही है, इसमें इसके बारे में जो डिटेल लिखी हुई है वो तुम ना करो। ठीक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जब कैपेसिटिव की बात हो, तो कैपेसिटिव स्क्रीन क्या करती है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई भी चीज़ पेपर में नहीं आएगी। तो वैसे उसने बताया भाई कि भाई इट रिलायज ऑन द फिंगर टचिंग द स्क्रीन कॉजिंग अ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। स्क्रीन के ऊपर जब आप फिंगर टच करते हो तो उसकी वजह से द पॉइंट वेयर द फिंगर टचेस द स्क्रीन इज कैलकुलेटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर, यानी आपके पास स्क्रीन के नीचे एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। जब कोई भी टच करता है तो उसके टच करने की वजह से वो स्क्रीन थोड़ी सी नीचे की जानिब जाती है। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये चीज़ हाँ ज़रूर पता होनी चाहिए कि कैपेसिटिव स्क्रीन जो होती है ना, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। सही है। ड्यूरेबल स्क्रीन दैट आर टॉलरेंट टू स्क्रैचेस, हाँ ये चीजें तुम जरूर याद करना, इसके फायदे नुकसानात वाली चीजें जरूर याद करना। ड्यूरेबल स्क्रीन का मतलब ये है कि अमूमन रेजिस्टिव स्क्रीन की अगर हम बात करें, रेजिस्टिव मतलब जो पुराने मोबाइल फोन की स्क्रीन है, या बैंक के अंदर जो टिकट मशीन लेने के लिए जाते हो, तो तुमने देखा होगा उस स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस बड़े होते हैं, जो चीज़ प्लास्टिक से मिलके बनी होती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर तुम ग्लासेस पहनते हो, जो ग्लासेस किसको कहते हैं, आप स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं उसको। तो ग्लासेस जो पहनते हो, अगर वो तुमने गिलास के बनाए हैं, उसका मटेरियल अगर ग्लास का है, तो उस पर स्क्रैच नहीं पड़ता। अगर आप प्लास्टिक के ग्लासेस लगाते हो तो उसके ऊपर स्क्रैच पड़ता है। ऐसे हैं कितने बच्चे जो ग्लासेस लगाते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, तो जो प्लास्टिक यानी जो पॉलीमर से बना हुआ जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक वाले साफ भी मुश्किल से होते हैं। असल में ग्लासेस का वेट होता है, तो अमूमन लोग जो ग्लासेस पहनते हैं, ठीक है, तो वो ग्लास मटेरियल इसलिए नहीं लगाते कि उसका वेट होता है। तो वो कहते हैं यार इसको जो है ना आप प्लास्टिक मटेरियल में बना दो, बट ग्लास उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें तो आप देखो ना, रेजिस्टिव के अंदर नुकसान ये है, वल्नरेबल टू स्क्रैचेस एंड क्रैक लेयर्स। तो जो अगर बसेस में कभी सफ़र किया हो पाकिस्तान में, या अगर ट्रेन में किया हो, या अगर प्लेन में किया हो, तो प्लेन के ऊपर भी तुमने स्क्रीन्स देखी होंगी, वो सारी की सारी रेजिस्टिव होती है। ठीक है। तो इंफ्रारेड के अंदर एक तो ये बात होती है, गुड क्लैरिटी होती है, ड्यूरेबल होती है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। ठीक है। और टेक्नोलॉजी कैन बी सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड और माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है कि ये सेंसिटिव होती है मैग्नेटिक फील्ड से, तो बार बार जो है। सर आईपीएस पैनल में कौन सी होती है? आईपीएस पैनल के अंदर कैपेसिटिव होती है। ठीक है, और ये एक्सपेंसिव टू परचेज होती है। ऑन दी अदर साइड अगर इंफ्रारेड की बात करें, तो इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रारेड के अंदर आपके पास स्क्रीन जो होती है, जैसे ये स्क्रीन है, लेट सपोज स्क्रीन के कोने पे एलईडीज लगी हुई होती हैं, इंफ्रारेड एलईडीज लगी होती हैं, जो मैं बना रहा हूँ ये इंफ्रारेड एलईडीज हैं, ये आपको बुक में भी नजर आ जाएंगी। तो वो इंफ्रारेड एलईडीज से, ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, वो जो बाद में तुम्हें बता रहा था ना कि इंफ्रारेड स्क्रीन्स होती हैं, बेटा वो ऐसी होती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये एलईडी लगी हुई है। मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें कौन सी स्क्रीन, जो कैपेसिटिव हो गई, इंफ्रारेड हो गई ना, कैपेसिटिव। और ये दूसरी हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज इंफ्रारेड, ये देखो इंफ्रारेड।
तो इंफ्रारेड जो होती है वो ऐसे होती हैं। तो इन स्क्रीन्स के किनारों पे, यानी ये आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन है, ठीक है, तो इसके ऊपर इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई टच करता है, देखो इस तरह से होता है कि जब भी कोई फिंगर टच करता है, तो बेसिकली होता क्या है, अब आप गौर से देख सकते हो कि ये अगर आपका हाथ है, तो इंफ्रारेड सेंसर ने इधर और इधर, ये दो चीजें अगर आपको गौर से देख रहे हो, ये रेड हो रही हैं और ये वाली रेड हो रही हैं, तो इंफ्रारेड सेंसर इनके इंटरसेक्शन के ऊपर जो भी ऐप होगी वो खुल जाएगी। सही है ना? तो ये होता है, तीनों में ज्यादा अच्छा जो है वो इंफ्रारेड है। ठीक है, तो ये आपके पास इंफ्रारेड है। बस आपको जो करने हैं ना, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज करने हैं। एडवांटेज क्या है, इसमें मल्टी टच कैपेबिलिटी होती है, ये इंफ्रारेड की बात कर रहा है। स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। ऑपरेटेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय स्क्रैच और अ क्रैक्ड स्क्रीन, अगर स्क्रीन पे क्रैक भी आ जाए, स्क्रैच भी आ जाए, तो इंफ्रारेड स्क्रीन काम करती रहती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि स्क्रीन कैन बी सेंसिटिव टू वाटर और मॉइस्चर, गीले हाथ से इस्तेमाल करोगे, मॉइस्चर होगा तो आपने देखा होगा इधर उधर भाग रही होती है स्क्रीन। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन कैपेसिटिव और इंफ्रारेड दोनों इस्तेमाल करते हैं। इफ इट इज पॉसिबल फॉर एक्सीडेंटल एक्टिवेशन टू टेक प्लेस इफ द इंफ्रारेड बीम्स आर डिस्टर्ब्ड इन सम वे। आप अपने मोबाइल फोन पे लॉक क्यों लगाते हो? इसीलिए लगाते हो कि यार कहीं खुला रह गया तो ऑटोमेटिकली किसी को कॉल ना लग जाए। समटाइम आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने पॉकेट में रखा हो लड़कों ने, और कॉल चली गई हो या कॉल लग गई हो, ठीक है ना, या कोई ऐप खुल गई हो, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इंफ्रारेड में ये चीज़ होती है। और समटाइम सेंसिटिव टू लाइट इंटरफेरेंस, सो दे आर सेंसिटिव टू द लाइट इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब होता है कि अगर लाइट वगैरह भी इसके ऊपर पड़ती है तो ये उसकी वजह से भी एप्स वगैरह खोल सकती है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये चीज़ें आपने बस इसमें याद रखनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि तीन तरह की आपके पास स्क्रीन होती हैं। कैपेसिटिव हो गई, इंफ्रारेड हो गई, आखिरी है रेजिस्टिव। रेजिस्टिव के अंदर फर्क यही होता है कि रेजिस्टिव की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करती है प्लास्टिक पॉलीमर। प्लास्टिक की खुसूसियत ये होती है कि वो दब सकती है, प्रेस हो सकती है। तभी आप देख सकते हो कि जब आप फिंगर प्रेस करते हो, दबाव डालते हो, तो ये थोड़ी सी कर्व भी हो जाती है। वर्किंग की तरफ हमें नहीं जाना है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वो है रेजिस्टिव है, टच स्क्रीन है, गुड रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड वाटर। ठीक है, फोन के अंदर बेटा इंफ्रारेड और कैपेसिटिव इस्तेमाल होती हैं। तो एक तो जाहिर है तभी इनको लगाया जाता है ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, कि ये बाहर के एनवायरनमेंट में, रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में अच्छी चलती हैं। कैन बी यूज विद बेयर फिंगर्स, विदाउट अनकवर्ड फिंगर्स के साथ चला सकते हो, स्टाइलस के साथ चला सकते हो, और ग्लव हैंड के साथ भी चला सकते हो। नुकसान ये होता है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी नहीं होती। जो पुराने मोबाइल थे टच स्क्रीन पुराने ज़माने के, वहाँ आपको समटाइम थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था। ठीक है, इसमें मल्टी टच फैसिलिटी नहीं होती। अब देखो सवाल यही आ सकता है कि आपने अब ये जो फीचर्स बता रहा हूँ ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन्हीं फीचर्स को देकर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे वो तुमसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सी टच स्क्रीन की बात हो रही है। सही है ना? तो इसीलिए तुमसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ डिस्कस करने जरूरी है। अगर वो बोलता है कि भाई पुअर विजिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग सनलाइट में, तो वो सिर्फ किसकी होती है? रेजिस्टिव की होती है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी की जो विजिबिलिटी होती है, अब आप लोगों के मोबाइल फोन्स हैं, आप लोग उसकी ऑटो ब्राइटनेस कर सकते हो या उसकी ब्राइटनेस फुल कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप रेजिस्टिव यूज नहीं कर रहे हैं ना, आप कैपेसिटिव और इंफ्रारेड कर रहे हो। ठीक है, और ये चीज के वल्नरेबल टू स्क्रैचेस ऑन स्क्रीन विच इज मेड अप ऑफ पॉलीमर। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस करा रहा हूं कि मुझे अंदाजा है कि वो ये चीजें जरूर पूछ सकता है कि यार नेम द डिवाइस, मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर उसने बोल दिया कि दिस दिस टच टाइप ऑफ टच स्क्रीन इज वल्नरेबल टू स्क्रैच, तो अब आप उसके आगे जो जवाब लिखोगे वो रेजिस्टिव लिखोगे, ये पता होना चाहिए। अब एक सवाल आ जाए कि भाई लेफ्ट साइड के ऊपर कि दिस टच स्क्रीन हैज गुड स्क्रीन विजिबिलिटी इन सनलाइट, तो फिर कौन सी लिखोगे? विच स्क्रीन हैज अ गुड स्क्रीन विजिबिलिटी इन सनलाइट, तो आप कैपेसिटिव लिख सकते हो। ठीक है ना? ये चीज देखो यहाँ लिखा हुआ है, हैज अ स्क्रीन गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी। अब आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो कैपेसिटिव, इंफ्रारेड, ये सब यहाँ पर इन तीनों स्क्रीन के आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। और ये जैसे ये आ गया आपके पास, ये कैपेसिटिव है। अब कैपेसिटिव की खासियत हम बात कर चुके हैं कि इसकी इमेज क्लैरिटी अच्छी होती है स्ट्रॉन्ग सनलाइट में, दे आर नॉट वल्नरेबल टू स्क्रैचेस। ठीक है, ये स्क्रैचेस से अफेक्ट नहीं होती। स्क्रैच पड़ भी जाए, स्क्रीन टूट भी जाए, आपके ऐसे मोबाइल फोन्स होंगे जिसमें अगर मोबाइल फोन गिर गया, उस पर कोई क्रैक आ गया, बट स्टिल इमेज, मतलब टच स्क्रीन तो काम करती है ना। और उसके अलावा मल्टी टच देता है।
कौन सी दो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जो मल्टी टच फैसिलिटी अलाउ करती हैं, और कौन सी नहीं करती, ये बताओ। यू कैन राइट डाउन योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। कौन सी दो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजीज मल्टी टच करती हैं? रेजिस्टिव और इंफ्रारेड। शासन इसमें एक सही है, गलत है। इंफ्रारेड और ये कैपेसिटिव, ये दोनों करती हैं। सही है, शाफिजा ने सही लिखा है, शासन। तो यानी जो नहीं करती मल्टी टच वो रेजिस्टिव है। देखो लिखा हुआ है अलाउ मल्टी टच, यहाँ देखो ना अलाउ मल्टी टच लिखा है। लेकिन अगर तुम रेजिस्टिव में जाओगे ना तो रेजिस्टिव के अंदर मल्टी टच नहीं होता। देखो मैं रेजिस्टिव पे आ गया, दिस इज रेजिस्टिव। और रेजिस्टिव के अंदर आओगे तो रेजिस्टिव के अंदर जो है वो मल्टी टच नहीं देता, डज नॉट सपोर्ट मल्टी टच। तो इसलिए तुम्हें ये पॉइंट्स याद रखने जरूरी है। ठीक है, अब हम जरा सवाल की जानिब चलते हैं। अगर इसके हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तुम लोग को क्लियर हो गई ये सारी बातें? यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट कर लिया। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हमारे सामने थी वो हमने सारी यहाँ से देख ली हैं। अब मैं जा रहा हूँ नया टॉपिक स्टार्ट करने, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है स्कैनर को लेके। तो मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे फर्दर कोई स्कैनर का सवाल मिल गया तो हम उसको भी देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम आउटपुट डिवाइसेस शुरू करते हैं। स्कैनर, नहीं। देखो इस तरह से सवाल आ सकता है कि आपसे पूछ ले कि भाई नेम इनपुट डिवाइसेस, नेम आउटपुट डिवाइसेस, तो फिर आपको उसमें इस तरह से कोई चीज़ आ जाएगी। जैसे यहाँ पर स्कैनर सिर्फ इस तरह से आया है कि आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइसेस बताओ। तो आउटपुट डिवाइसेस एक्चुएटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। जितने टर और कर हैं, टर और कर, वो सारे के सारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। यहाँ देख लो, जैसे स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, सही है, एक्चुएटर। तो ये देख रहे हो ना, जिन्हें टर हैं और टिर हैं। तो TOR और TER ये हैं तुम्हारे आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो स्क्रीन्स हैं ये भी तुम्हारे पास आउटपुट स्क्रीन्स कहलाती हैं। तो उसके अंदर LED, LCD, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अब मैं दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे।